हेलो फ्रेंड्स, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और जैसे कि हम लोग देख रहे थे टेस्ट ध्येय आईएएस का जो हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे थे, इसमें आपके 4 टेस्ट हो गए हैं। आज टेस्ट नंबर 5 में कराते हैं। और आपको जैसे कि पता ही होगा कि ध्येय आईएएस का ये बहुत ओरिएंटल अच्छा मॉक टेस्ट रहता है, क्योंकि बहुत ढेर सारे सिलेक्शन भी यहाँ से होते हैं, यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, दोनों के लिए। चलिए टेस्ट नंबर 5 देखना है, जिसमें हम क्या करेंगे कि इसका जो 2 घंटे का टाइमिंग रहता है, 140 क्वेश्चन रहता है, 1/3 की माइनस मार्किंग रहती है। वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है कि व्यापार संतुलन अभिलेख में शामिल किया गया। तो व्यापार संतुलन अभिलेख में शामिल कब किया गया था? तो इसमें लिखा है केवल दृश्य व्यापार के विवरण के लिए और केवल अदृश्य व्यापार के विवरण के लिए एक निश्चित समय अवधि में किसी देश के माल के निर्यात मूल्य से आयात मूल्य घटाकर अपशिष्ट। तो व्यापार संतुलन किससे होगा आपका? भाई व्यापार संतुलन हमारा ए और सी से होगा, मतलब ऑप्शन डी इज राइट होगा। केवल दृश्य व्यापार के विवरण को, जिसमें चीज़ों को ओपनली पारदर्शी हो, और एक निश्चित समय अवधि में किसी देश के माल के निर्यात मूल्य से आयात मूल्य घटाने पर ये आपका होता है। क्योंकि इसमें सेवाएं नहीं होती हैं, जैसे केवल अदृश्य जो व्यापार इस टाइप के नहीं। अदृश्य व्यापार क्या होती है? वो सेवाएं। अर्थात व्यापार संतुलन का संबंध केवल दृश्य व्यापार से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है कि एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम एमआरटीपी जिसे कहेंगे को किस समिति के सुझाव पर समाप्त कर दिया गया था? तो जो आपका एमआरटीपी है, किस समिति के द्वारा इसको समाप्त किया गया था? तो जैसे एकाधिकार या जो प्रतिबंधात्मक व्यापार होता है, उसको किस समिति के द्वारा खत्म किया गया था? तो आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे एसबीएस राघवन समिति थी जो 2002 में इनके सुझाव पर इसको 2003 में बिल्कुल सही फिर ख़त्म ही कर दिया गया था। ये कमेटी बनी थी, ठीक है, जिसे एमआरटी स्थापन जो 2003 में किया गया था, इसको बोल सकते हैं। साख मुद्रा में वृद्धि होती है जब नगद कोषानुपात सीआरआर क्या होता है? बढ़ता है, घटता है ना, या दोनों संभव रहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, घटता है। साख मुद्रा में वृद्धि जब होती है जब नगद कोषानुपात सीआरआर मतलब क्या होता है? ये घटता है। अभी सीआरआर क्या? किसी जो वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग, मतलब जो वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि होती है उसी का वह भाग जिस रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है। मतलब कोई बैंक है, मान लीजिए एसबीआई एक वाणिज्यिक बैंक है, वो अपना और कुछ धन क्या करती है, वो आरबीआई के पास जमा करती है। तो जब इसकी दर जितनी कम होगी, मतलब ये कम होगा उतना, तो बैंकों की साख सृजन या साख मुद्रा में क्षमता उतनी अधिक होगी। समझ रहे हो कि कम बैंकों के पास, अगर सिंपल से आपके पास 100 रुपये जेब में है, 100 रुपये में से अगर आप कम ही अपने किसी छोटे भाई को देंगे तो आपके पास ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब कि आपका बढ़ रहा है मुद्रा क्षमता, जो साख सृजन बढ़ रही है। और अगर आप ज़्यादा दे देंगे तो आपके पास कम रहेगा, तो कम होगी। तो ये जो नगद कोषानुपात सीआरआर होता है, ये घटता है। साख मुद्रा में वृद्धि के लिए सीआरआर घटता है। सीआरआर क्या हो गया? जो आपका नगद कोषानुपात होता है जो वाणिज्यिक बैंकों में जमा किया जाता है, मतलब वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा किया जाए, समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। शोध संस्थान दिए गए और स्थिति दी गई है, तो बताना है कौन सा मैच होगा कौन सा नहीं। 4 का आपका बी हो जाएगा। बी में लिखा है कि पहले का दूसरा जो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान है आपका हैदराबाद में है, और बी का पहला हो जाए केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान आपका धनबाद में है। सी का चौथा हो जाएगा जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान आपका चंडीगढ़ में, और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका बेंगलुरु में। तो ये आपके ये शोध संस्थान हो गए। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। राष्ट्रीय भौतिकी अनुसंधान हैदराबाद में है आपका, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान आपका धनबाद में है, और जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है एक व्यक्ति जो काम की तलाश नहीं कर रहा है उसे समझा जाता है, क्या समझा जाता है? किस टाइप का वो बेरोजगार है? अल्प बेरोजगार है, मौसमी बेरोजगार है, या संरचनात्मक रूप से बेरोजगार है, या उपरोक्त में से कोई नहीं?
अब वो जब काम की तलाश ही नहीं कर रहा है तो भाई क्या होगा, कुछ नहीं, कोई सा भी बेरोजगार नहीं ना, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वो तलाश नहीं कर रहा। थोड़ी बेरोजगारी की टाइप देख लेते हैं क्या होता है। जैसे आपके जो दिए गए, सामान्य रूप से बेरोजगारी का आशय उत्पादन कार्य में न लगे होने से है, कि आप कोई भी उत्पादन कार्य हो रहा है और उसमें नहीं लगे हैं तो क्या आपका एक टाइप से बेरोजगारी है। एक व्यक्ति जो कोई भी उत्पादन ना करना चाहे अथवा जो काम की तलाश नहीं कर रहा है उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐच्छिक बेरोजगारी में आएगा, कि उसकी मर्जी ये नहीं करना उसको। अल्प बेरोजगार जो पहला ऑप्शन में दिया उसको देखते हैं। ये वे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत काम मिलता है किंतु उनकी क्षमता अनुसार पूरा काम नहीं मिल पाता है, कुछ समय के लिए, घंटे 2 घंटे मिलकर। मौसमी बेरोजगारी, ये मौसमी बेरोजगार वे होते हैं जिनको वर्ष के कुछ दिनों या महीनों में काम मिल जाता है, उसके बाद एक काम नहीं मिलता है। जिस टाइप से खेतियों में होता है ना, किसान के पास का काम क्या रहेगा, जब खेती होगी जब तक काम रहेगा, तो मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में सृजनात्मक परिवर्तन, जो औद्योगिक क्षेत्र में आपके जो सृजनात्मक सी वाला दिया है, तो सृजनात्मक एवं रचनात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले बेरोजगारी को हम सृजनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के संक्षिप्त नाम के बारे में उपबंध किया गया है? तो भारतीय संविधान के बारे में किस आर्टिकल में उपबंध किया गया है ये बताना। तो आर्टिकल 393 मतलब 393 में उल्लेख किया गया है। लिखा है कि भारतीय संविधान का जो संक्षिप्त नाम है अनुच्छेद 1993 के तहत भारत का संविधान, इसको कहा गया, क्या कहा गया कि भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 361 की बात करें तो ये राष्ट्रपति और राज्यपालों को संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 395 की बात करें तो भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद है ये। इसमें भारतीय संविधान के प्रारंभ होने पर भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के समापन या निरसन का प्रावधान है। तो आपको 395 ये के सबसे लास्ट में है, और इससे जो 1935 को 1947 के जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था और भारत शासन अधिनियम, इनकी सारी चीज़ों निरसन और प्रावधान दिया गया। आर्टिकल 394 का की बात करें, जो डी में हमारा दिया है, उसमें लिखा है राष्ट्रपति द्वारा संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ प्रकाशित कराने का प्रावधान है। तो क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का जो हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ प्रकाशित कराने का अनुबंध आपका 394 का में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, अभिकथन दिया गया, कारण बताना है। और राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। तो क्या ऐसा सही है, राष्ट्रपति अपनी सहमति संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है? हाँ बाध्य होता है, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट की मेजोरिटी के हिसाब से बिल लाया जाता है, उस हिसाब से होता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। आई थिंक ये दूसरा वाला गलत ही हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है, ए पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, क्या है, पहला सही है और दूसरा आपका गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी इज राइट, सी हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आर्टिकल जो संविधान का भाग 20 में है ना, उसमें आर्टिकल 368 ये संविधान संशोधन से संबंधित है, और संविधान संशोधन की जो शक्ति है संसद को दी गई है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, क्योंकि राष्ट्रपति संविधान का संशोधन पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता, और क्योंकि ये जो 24वां जो संविधान संशोधन 1971 में आया था, ये राष्ट्रपति को ऐसा करने पर बाध्य कर दिया गया था। तो 42वां नहीं होगा, 24वां इसी का उल्टा कर देंगे। 8वें क्वेश्चन नंबर पे हम लोग देखते हैं क्या है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? तो हमें असत्य पे ध्यान देना है। असत्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 का बी हो जाएगा। ये स्वतः लागू होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये स्वतः लागू नहीं होते, क्योंकि जो संविधान के भाग जो 4 में है वो अनुच्छेद 36 से लेकर हम 51 तक की बात करेंगे, तो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब DPSP का उल्लेख किया गया है। ये विचार कहाँ से लिए गए थे? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इसकी जो प्रकृति है वो सकारात्मक होती है। ठीक है, कैसी होती है? सकारात्मक प्रकृति की होती है। तो राजनीति निर्देशक नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखते हैं कि ये गैर नियोजित होते हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। तो ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, ये समाजवादी होते हैं, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, वो राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र में इसको बनाती है। इसी कारण आपका ये गलत हो जाएगा, स्वतः लागू नहीं होते। ये सकारात्मक प्रकृति के होते हैं, ये गैर न्यायोचित होते हैं, ये समाजवादी प्रकृति के होते हैं। तो ऑप्शन आपके दिए गए थे, ये सारे सही हो जाएंगे, मतलब केवल सी को छोड़कर।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा? अम्बेडकर जी ने कहा था, है ना, सबको पता होगा कि अम्बेडकर जी ने कहा था ये जो आपका कैग है ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा, क्योंकि ये जो भी धन निकाला जाएगा उसके बारे में इन्हीं का नियंत्रण रहता पूरा। तो आर्टिकल 148 में कैग के बारे में स्वतंत्रता दी गई है कि लोक वित्त संरक्षक होता है ये, है ना। तो अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि ये संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। नहीं तो ऐसे सांसद तो लोग खाए जाएं तो ठीक है उनसे, लेकिन हाँ परमिशन तो ली जाती है। सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य हैं? तो हमें फिर से असत्य पे ध्यान देना है, असत्य बताना है कि सहकारी समितियों के बारे में दिया गया है। तो असत्य आप पे जो सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार, तो ये तो सही लग रहा है ना। किसी सरकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 31 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, असत्य कौन सा? दूसरा असत्य है और बकाया आपका पहला सत्य है, क्योंकि 97वां संविधान संशोधन 2011 में जो हुआ था, 97वां संविधान संशोधन, ये सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत संविधान में एक नया खंड जो आपका 9B जोड़ा गया था। ठीक है, 243ZS से लेकर 243ZT पर जोड़ा गया था। इसमें सहकारी समितियां बनाने का अधिकार दिया गया था। सॉरी 21 में जोड़ा गया, 21B में ये जोड़ा गया था। इसके जो अधिकार है मौलिक अधिकार माना गया। इसमें राज्य के विधानमंडल द्वारा तय की गई संख्या के अनुसार बोर्ड के निदेशक होंगे, लेकिन किसी सहकारी समिति के निदेशक की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। तो 31 नहीं 21 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जन घनत्व के मामले में तीसरे स्थान पर? देखिए पहला दूसरा तो छोड़ दिया इन्होंने, सीधा तीसरा पूछ दिया। तो जन घनत्व के मामले में तीसरे में लखनऊ आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है गाजियाबाद की बात करेंगे तो गाजियाबाद का जन घनत्व 3971 है, वाराणसी का 2395, लखनऊ का 1816। लखनऊ ये आपका तीसरे स्थान पर। तो जन घनत्व क्या लखनऊ आ जाएगा तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है रामगंगा नदी गंगा में किस जिले में मिलती है? किस जिले में मिलती है सबको पता है ना, कहाँ मिलती है रामगंगा? बिजनौर में, सॉरी कन्नौज में। तो रामगंगा नदी उत्तर की ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी ये रामगंगा नदी बिजनौर जिले में प्रवेश करती है तथा कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है। प्रवेश करती है, हाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि ये यहाँ पे बिजनौर में प्रवेश करती है और फिर उसके बाद कन्नौज में जाके मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना? तो आपको पता ही होगा ये कौन सी है। बी राजघाट, जो कुछ उत्तर प्रदेश के बेतवा रिवर्स और मध्य प्रदेश की नदियों को मिलाने की बात की गई थी इसमें। तो राजघाट बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित या उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जैसे हम मादा टीला बांध भी कह सकते हैं। रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर अवस्थित है पिपरी में। ये गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। ओके, तो इस टाइप की आपकी परियोजना भी पूछ दिया जाता है कि संयुक्त परियोजना कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। 14 में संग्रहालय दिए गए, उनकी स्थिति पूछिए कौन सा कहाँ पे है, और जो नहीं है वो उसको आपको बता देना है। तो संग्रहालय और स्थिति तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हम देखते हैं लोक कला संग्रहालय कहाँ पे आपका, लोक कला की बात करें तो लखनऊ बिल्कुल सही है। भारत कला भवन संग्रहालय आपका वाराणसी, ये भी सही है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय आपका कन्नौज, बिल्कुल सही है। रानी महल संग्रहालय झांसी, तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि लोक कला संग्रहालय आपका लखनऊ है, भारत कला भवन वाराणसी, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, रानी महल आपका झांसी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में लिखा है चूने के पत्थर की चट्टानों को घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? समझ में, क्वेश्चन पहले समझ। चूने के पत्थर की जो चट्टानों के घुलने से निर्मित जो भी मैदान निर्मित होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको आपका कास्ट मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कास्ट मैदान कहा जाता है। लोहेस मैदान की बात करते हैं, ये क्या होते हैं? तो हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू से निर्मित मैदान को हम लोहेस मैदान कहते हैं। संप्राय मैदान समुद्र तल के निकट स्थित मैदान
जिसका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है उसको हम संप्राय मैदान कहेंगे। ग्लेशियर मैदान आपका हिम के जमाव से निर्मित मैदान होने वाला आपका ग्लेशियर मैदान कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में लिखा है सोलफ तारा क्या है। सोलफ तारा क्या है? तो सोलफ तारा आपका एक गंधयुक्त धुआंरा है। क्या है? गंधयुक्त धुआंरा है, ठीक है, जो ज्वालामुखी की क्रिया के जो अंतिम अवस्था में प्रतीक होते हैं, मतलब जहाँ ज्वालामुखी होती है उसके बाद ये धुआं होता है, उसी से ये गंधयुक्त धुआंरा होता है। इसमें गैस व वाष्प निकलती रहती है। गंधयुक्त धुआंरे को सोलफ तारा कहा जाता है। अलास्की कटमई पर्वत को हजारों धुआओं की घाटी कहा जाता है। किसको? अलास्की जो कटमई है आपका, हजारों धुआओं की घाटी कहा जाता है इसको। विषुवत वह स्थित है, क्या स्थित है? वह स्थिति विषुवत की स्थिति बतानी क्या है? तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, तो पता ही है आपको ना, बकाया गलत नहीं करना। विषुवत रेखा पे बस यही, जहाँ पे लगभग आपका सर्व दिन व रात बराबर ही होते हैं। जब लंबवत पड़ेगी तो बराबर ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। लिखा है निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग का कारक नहीं है? नहीं है कारक पे ध्यान देना है। ग्लोबल वार्मिंग का कारक कौन सा नहीं है? कार्बन है, मीथेन है, आपका सल्फर हेक्साक्लोराइड है, हेक्सा जैसे बड़े सल्फर लगेंगे तो वो सब है। एरोसोल नहीं है, ठीक है। एरोसोल जो हवा में लटके तरल ठोस कण होते हैं। अगर इसकी हम एरोसोल की बात करें तो लगभग इसके जो 12 से जो 5 mm के जो पार्टिकल्स होते हैं, जब बारिश होगी तो उनको तो वो नीचे ला के छोड़ देता है, मतलब बारिश से जब मौसम स्वस्थ हो जाए। लेकिन उससे छोटे होते तो उनको बारिश भी नहीं हटा पाती। तो एरोसोल आपका रहेगा। 1 से 10 माइक्रोन आकार के होते हैं ये सूर्य विकिरण के परावर्तन को बढ़ाकर एल्बिडो में वृद्धि करते हैं, जिसके कारण ग्लोबल कूलिंग की संभावना बनती है। इनकी उत्पत्ति जो बिजली घरों एवं स्वचालित मोटर वाहनों तथा घरों में जीवाश्म ईंधन, लकड़ी उपजे आदि के दहन के फलस्वरूप होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लिखा है कि सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित? सासाकावा पुरस्कार बताना आपको। तो ये आपका पर्यावरण से क्षेत्र से है, जिसको UNEP ने क्या 1986 में इसका प्रबंध किया था या संरक्षण दिया था। ये अंतर्राष्ट्रीय योगदान के लिए दिया जाता है। कोई व्यक्ति जब यह संस्था दोनों प्रकार के व्यक्ति या कोई संस्था कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ काम करते हैं पर्यावरण के लिए, तो सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है आपका। कब शुरू हुआ? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए की गई थी? तो किसकी स्थापना की गई थी भैया? ये तो पता ही होगा, ग्रीन पीस है ना, जिसमें आपका कहा गया था कि ये आपके जो भी ये परमाणु हथियार हैं उनके बारे में, नाभिकीय हथियार। तो इसकी स्थापना 1971 के कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। तत्कालीन रूप से अमेरिका अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए स्थापित की गई थी, किंतु बाद में इसका उद्देश्य व्यापक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा हो गया और इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में बना गया था। तो ग्रीन पीस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है सिल्वीकल्चर क्या है? तो सिल्वीकल्चर बताना है किससे संबंधित है? तो ये आपका फसल ईंधन का पेड़ है। क्या है? फसल ईंधन का पेड़, मतलब फसल ईंधन का पेड़ को जो फसल ईंधन का पेड़ का ईंधन के पेड़ कहेंगे तो वो आपका एग्रो सिल्वीकल्चर होगा। फसल प्लस क्या क्या लिखा है, चलिए फिर से देखिएगा। जैसे अगर फसल प्लस ईंधन का पेड़ की बात करेंगे तो वो आपका सिल्वीकल्चर हो जाएगा। हम एग्रो सिल्वीकल्चर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और फसल प्लस फल और वृक्ष की बात करेंगे जो ऊपर ए में दिया गया, उसको एग्रो हॉर्टिकल्चर बोलेंगे। फसल, फल, वृक्ष, एग्रो हॉर्टिकल्चर। पेड़, चारागाह और पशु की बात करेंगे तो आपको एग्रो हॉर्टी, पेड़, चारागाह और पशु की बात करेंगे तो सिल्वी पास्चुरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिल्वी पास्चुरल। फसल, फल और ईंधन के पेड़, ये एग्रो हॉर्टी सिल्वीकल्चर हो जाएगा। तो ध्यान देना, फसल, जल, फसल, फल, ईंधन का पेड़, ये आपका एग्रो हॉर्टिकल्चर। काफ़ी टिपिकल से एक जैसे नाम है उनके। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। ये ORGF पर इतना पूछा जाता है अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे PCS RO तो बहुत ज़्यादा, और इसको सबको एकदम से पता होगा क्या होगा। एक तरीका बैक्टीरिया है, क्योंकि जो समुद्र में जो पानी वो ऑयल फैल जाता है, डीजल पेट्रोल कुछ भी, तो ये बैक्टीरिया बनाया गया था कि उसको हटाने के लिए,
ऑयल जेपर। ऐसे 5 बैक्टीरियों के समूह को एक दिया गया नाम है, जिसमें बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया रहते हैं 5 तरह के, जो कच्चे तेल एवं तेलीय फंग को तीव्रता से अपकृमित कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। इस समूह के बैक्टीरिया तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिकों को अपना भोजन बनाते हैं तथा उसे CO2 और H2O में रूपांतरित कर देते हैं। ठीक है, उसको खा पी के CO2 और O2 में रूपांतरित कर देते हैं। 23 की बात करते हैं, क्या लिखा है, निम्न के कथनों में से कौन से सत्य है बताना है। सत्य कथन बताना है कि असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। तो ये इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया, इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। 23 का यहाँ आपका सी हो जाएगा कि दोनों सही हो रहा है कि असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी है जो गुम्फित जलमार्ग बनाती है, और इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तो ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम की बात कर लेते, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो कैलाश की श्रेणी के मानसरोवर झील से हुआ था, के निकट आंगसी ग्लेशियर से होता है। ठीक है, तो असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं। इनमें से विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है आपको वो माजुली शामिल है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सुमिलित बताना है कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए गए और मतलब एक सही है 3 गलत होंगे। तो यहाँ पे आपका सभी, अच्छा डी भी दिया कि सभी सुमिलित हैं, तो हाँ यही सभी सुमिलित हैं। आपको दिख रहे हैं कि वो जो बुलर झील आपकी गोखुर की है, जो आपकी जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है ना, यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बेम्बान झील की बात करें तो केरल में स्थित है। इसे झील में वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। लोनार झील की बात करेंगे तो लोनार झील आपकी महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। एक क्रेटर झील है जो उल्कापिंड गिरने से बनी थी, आपकी लोनार झील क्रेटर है। 25 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित से प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है, तो बताइए मैंग्रोव वन को कहा जाएगा ना, आर्द्रभूमियों को कहा जाएगा क्या, गुर्दा पूछा है, फेफड़ा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्द्रभूमियों को 25 का। तो आर्द्रभूमि दलदली क्षेत्र होते हैं जिनमें समुद्री या गैर समुद्री ऐसा जल जमाव हो जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो। आर्द्रभूमियाँ परितंत्र के पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण और जहरीले तत्वों को निष्क्रिय करती हैं, तो इस वजह से इसको प्रकृति का गुर्दा भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 में क्वेश्चन नंबर में लिखा है एल्युमिनियम कंपनी है और स्थिति इनकी कहाँ पे, ये बताना है। एल्युमिनियम कंपनी और इनकी स्थिति का वर्णन करना। चलिए देखते हैं। 26 में लिखा है कि जो आपको बाल्को है, बाल्को आपका कोरबा में है। बाल्को कहाँ पे, कोरबा में, मतलब पहले का डी हो जाएगा, मतलब चौथा। और उसके बाद जो आपके नालको है दामन जोड़ी, नालको दामन जोड़ी में बी का तीसरा, तो चौथा तीसरा ये हो जाएगा। और सी का पहला आपका हिंडाल्को आपका रेणुकूट, हिंडाल्को आपका जेके नगर। तो इस टाइप से आपके हो जाएंगे कि जो बाल्को है आपको कोरबा में हो जाएगा, और नालको आपका दामन जोड़ी में, और हिंडाल्को आपका रेणुकूट में, और इंडाल्को आपका जेके नगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर है पूर्वी भारत में हरित क्रांति के पर्याप्त प्रसार न होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था। इसका मतलब क्या, 3 कारण थे, कोई एक नहीं था। तो हमें बताना है कौन सा कारण नहीं था, ध्यान देना नहीं पे। जोत का छोटा आकार ही तो कारण था, पूंजी का अभाव भी था उस समय, सिंचाई व्यवस्था का अपूर्ण विकास, हाँ सिंचाई व्यवस्था का अपूर्ण विकास भी था, संरचनात्मक एवं संस्थागत विकास नहीं था वहाँ पे। इस वजह से वहाँ पे हरित क्रांति के पर्याप्त जो साधन पर्याप्त ना होने का यही कारण था। बात करते हैं हरित क्रांति, तो हरित क्रांति जो 1966 में भारतीय कृषि में उन्नत बीजों के प्रयोग से लाई गई थी, जिससे कृषि उत्पादन व कृषि उत्पादकता में तीव्र वृद्धि संभव हो सकी। यह क्रांति सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित की गई, किंतु पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका पर्याप्त विस्तार नहीं था। क्यों नहीं था, जोत का आकार छोटा था, अभी हम लोगों ने देखा है, पूंजी का भी अभाव था, और सिंचाई व्यवस्था का पूर्ण विकास ही था, और संरचनात्मक एवं संस्थागत विकास नहीं था। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी थी, है ना, क्यों राजनीतिक अगर जो उस टाइम पे जो नेता मंत्री थे वहाँ के वो चाहते तो कर देते, तो हम ये भी बोल सकते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ये घटनाएं दी गई, उनको बताना है कौन सी घटना कब हुई। चलिए 28 का आपका हो जाएगा बी मतलब सबसे पहले आपका बंगाल विभाजन 1905 में होता है। ठीक है,
फिर जाएंगे हम मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में होती है, तो मैं सीधा 6 लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे 1906। फिर जाएंगे हम किस पे, सूरत में कांग्रेस का विभाजन आपका सूरत में ये 7 में होता है, तो सब लाइन से होता जा रहा है। अब आपका रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो भैया ये तो लास्ट में मिला था 1913 में, मतलब 1913 ये हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपकी सारी चीज़ें ये हो गई। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, और आपका सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907, सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु बताना है किस क्षेत्र की या प्रमुख विशेषता। 29 का आपका ए हो जाएगा। ए में लिखा है कि ये कैलिफोर्निया मतलब यूएसए की जो एक भूमध्य सागरीय जलवायु है। और साइबेरिया की बात करें, ये रूस की आपकी ये शीतोष्ण जो शीतोष्ण मौसम रहता हुआ। बांग्लादेश की बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो उष्ण मरुभूमि, तो मरु तो हमेशा वही लगाना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मैच करना है, और ये आपके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं 30 में, तो बताना। चलिए मैच करते हैं। मायोग्लोबिन, ये साइंस का क्वेश्चन। मायोग्लोबिन ये पेशी कोश का है, कैसी है, पेशी कोश का है ये। मायोग्लोबिन आपकी पेशी कोश का है। और कर्कट रोग आपका, ये देखो एक बार पेट में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था कर्कट रोग, क्या विकिरण चिकित्सा, क्या है ये कर्कट रोग आपका विकिरण चिकित्सा हो गया, मतलब 2 हो जाएगा, मतलब पहले का चौथा और कर्कट रोग का दूसरे का पहला, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। फिर हम सी की बात करेंगे। सी आपका सर्पगंधा रोग को जो प्रशीत तक हो जाएगा। सर्पगंधा रोग कहाँ है, कर्कट रोग और सर्पगंधा प्रतिशत दो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन के लिए, तो इस टाइप से आपके हो जाएंगे। मायोग्लोबिन आपका पेशी कोश का हो गई, कर्कट रोग आपका विकिरण चिकित्सा हो गया, सर्पगंधा आपका प्रशीत तक हो गया, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है। 31 में लिखा है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है, तो ये सही है या नहीं है, किस रूप में वो रहता है, एक कृत्य में रहेगा, मतलब शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर हमारे एक कृत्य में लीवर में संग्रहित रहता है। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं इसको। आवश्यकता पड़ने पर यह ग्लाइकोजन या ग्लूकोज में जमकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जो आपका ग्लाइकोजन कन्वर्ट होकर स्टोर होता है लीवर में। 32 की बात करते हैं। शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तन फसलें, तो ये किसकी फसलें हैं आपकी, ये बतानी है। तो ये 32 का आपका हो जाएगा, ये मतलब मक्के की फसलें हैं आपकी, जो शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 ये आनुवांशिक परिवर्तन फसलें। 33 की बात करते हैं। 33 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है। पैराथायराइड ग्लैंड जो थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है, इससे 2 हार्मोन जैसे आपका पैराथायराइड एवं कैल्सिटोनिन स्रावित होता है। पैराथायराइड हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जबकि जो रुधिर कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तब आपका कैल्सिस्टोनिन हार्मोन स्रावित होता है। कमी हो जाएगी तो पैराथायराइड, बढ़ जाएगा तो कैल्सिस्टोनिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 34 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट बताना है, ये ग्लूकोज हो जाएगा। जिसका कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसका जो रेशियो रहता है CHO रहता है 1:1 एक कार्बनिक पदार्थ है। शरीर की ऊर्जा आवश्यकता की लगभग 50 से 70% की मात्रा पूरी इन्हीं के द्वारा होती है। ये 3 प्रकार की चीज़ों से होता है, जैसे मोनोसैकेराइड ये ग्लूकोज कहते हैं, डाइसैकेराइड माल्टोज हो गया, सुक्रोज लैक्टोज, इन सबसे, और पॉलीसैकेराइड स्टार्च, तो इन सबसे शरीर की लगभग 50 से 70% की आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं।
35 क्वेश्चन नंबर विटामिन दिए गए और उनके रोग दिए गए, कौन से विटामिन का कौन सा रोग होता है, चलिए बताते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं। साइनोकोबालिन, तो साइनोकोबालिन से आपसे कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। कौन सा होता है एनीमिया, मतलब पहले का दूसरा। चलिए अभी 2 ऑप्शन देख रहे हैं, पहले से दूसरा। कैल्सीफ्रॉल की बात करेंगे तो रिकेट्स हो जाएगा, कैल्सीफ्रॉल आपका रिकेट्स। तो फिर आपका दूसरे का पहला ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। और टैकोफेरॉल आपका होगा जनन संबंधी हो जाएगा, जनन शक्ति में कमी होना, ठीक है। और आपका जो राइबोफ्लोविन्स हो जाएगा त्वचा का फटना, आपका राइबोफ्लोविन्स, तो इस टाइप से हो जाएंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। आपका साइनोकोबालेंस आपका एनीमिया से संबंधित रोग है, कैल्सीफ्रॉल आपका रिकेटस से संबंधित है, टोकोफेरॉल आपका जनन शक्ति में कमी, और राइबोफ्लोविन्स आपका त्वचा का फटना। क्वेश्चन नंबर 136, सॉरी 36 ओनली, हाँ 1 पे भी नहीं पहुँचे। निम्नलिखित को उनकी स्थापना, निम्नलिखित को उनको स्थापना वर्ष के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो हमें व्यवस्थित करना है कौन सी घटनाएं पहले हुई थी, चलिए देखते हैं कौन सा है। पुनः सार्वजनिक सभा, सत्यशोधक समाज, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, आर्य समाज। तो हमने देखा कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है वो कहीं ना कहीं 1886 से स्टार्ट होता है, जो दादा भाई नौरोजी के टाइम में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया गया था। फिर इसके बाद आपका पूर्ण जो सार्वजनिक सभा है वो 1867 में होता है। पूना सार्वजनिक सभा 1867 है ना, जो एनजी रनाडे के द्वारा शुरू किया था। सत्यशोधक समाज की बात करेंगे तो ये आपका 73 में, 1873 किसके द्वारा, ज्योतिबा फूले द्वारा। आर्य समाज की बात करेंगे तो आर्य समाज आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875। तो ये आपका आर्य समाज होगा। तो इस टाइप से ये सारे क्वेश्चंस आपके मैच द फॉलोइंग के थे। और हमने क्या देखा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सबसे पहले 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई। फिर पुनः सार्वजनिक सभा आई आपकी जो 1867 में एनजी रनाडे द्वारा स्थापित की गई थी। फिर आपके सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा। और आर्य समाज की बात करेंगे तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो हमें गलत वाला बताना है। 2 कथन दिए गए, कौन सा असत्य है, चलिए देखते हैं। तो लिखा है कि ये विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। असत्य बताना, ये ध्यान देना। मनुष्य के क्रय विक्रय को बेसबक कहा जाता था। ये दोनों इसका मतलब सही है। उसमें कह रहा है कि जो ना तो एक असत्य ना दूसरा असत्य है, तो क्या है, दोनों सही है। क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। इस साम्राज्य की राजधानी थी वो हम्पी बनाई गई थी। और विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को बेसबक कहा जाता था। तो दोनों चीजें सही होगी, मतलब असत्य नहीं होगा। 38 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 38 में लिखा है 1852 में स्थापित इनाम कमीशन का उद्देश्य क्या था। ये क्वेश्चन आ चुका है, पिछले पेपर में भी आया था। तो जो इनाम कमीशन था इसका उद्देश्य था भूमिकर रहित जागीरों को पता लगाकर उन्हें छीनना, ठीक है। क्योंकि ये जो लॉर्ड डलहौजी के काल में इसको लाया गया था तो भूमिकर से संबंधित हो जाएगा। ये भूमि संबंधी विवेचना थी। लॉर्ड जो डलहौजी था 1852 में, उसके टाइम पे इसको लाया गया था इनाम कमीशन को। अब इसका उद्देश्य यही था कि भूमि कर जो रहित जागीरें हैं जो कर नहीं दे रही हैं तो उनको पता लगाकर उनको छीनना था। सिंपल सा, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे थे उनकी ज़मीनों को छीन लेना। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है कि मौर्यकालीन साम्राज्य में राजकीय आय से संबंधित करों के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है। फिर से सुमेलित नहीं है बताना में। तो सीता को क्या कहते थे आपको बताना है। तो यहाँ पे डी वाला नहीं होगा आपका, है ना, सुमेल नहीं बता। सीता जो आपके था ये राजकीय भूमि से होने वाली आय थी। बलि की एक बात करें, एक प्रकार का भू राजस्व था। हिरण्य का नगद कर था। और पेड़य जो है था निःशुल्क श्रम, बेरोजगार नहीं था। ये पेड़य आपका मौर्य काल में ये आपातकालीन कर था, जो निःशुल्क एवं श्रम एवं बेरोजगार को बिष्ट कहते थे, ठीक है। तो निःशुल्क एवं श्रम बेरोजगार थे उनको बिष्ट कहते थे।
और ये प्रेरणा क्या था, एक आपातकालीन कर था, मौर्य काल में लगाया जाता था। 40 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 1908 में सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? सेवा सदन की बताना आपको तो ये पता ही होगा, बहराम जी मालाबारी द्वारा 1908 में सेवा सदन की स्थापना मुंबई में की गई थी। 1830 में बात करें, राधाकांत देव द्वारा धर्मसभा की स्थापना की गई थी, तो राधाकांत का नाम था, इसमें से बता दिया। 1807 में देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा, निम्नलिखित में से किस एक देश की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है? तो यूक्रेन से किस देश की सीमा नहीं लगती है बताना। तो ऑस्ट्रिया की नहीं लगती है। ये यूक्रेन और रूस का विवाद चलता रहता है, इससे क्वेश्चन आपसे एक पूछा जा सकता है। तो मैच द फॉलोइंग में मतलब इसको याद रखना, कौन सी बाउंड्री टच करती, कौन से महासागर टच करता। तो यूक्रेन ये पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मालदोवा इत्यादि इन सब से लगती है, जबकि ऑस्ट्रिया से नहीं लगती है। 42 निम्नलिखित में से कौन सा एक जापान में रहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है? तो जापान में कौन सी हवाएं चलती हैं वो बताना है, गर्म एवं शुष्क हवाएं। तो सी हो जाएगा, यामो होती हैं। कौन सी? यामो। जो कारापुराण की बात करें तो तारिम बेसिन मध्य एशिया में चलने वाली आपकी जो धूल भरी आंधी होती है। सिरोका सहारा मरुस्थल के उत्तर की ओर भूमध्य सागर में बहने वाली एक गर्म शुष्क हवा एवं रेत भरी पवन है। फौन की बात करें तो ये अल्पस पर्वत पर उत्तरी झाल के सहारे बहने वाली पवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया? ये होगा आपका अनुच्छेद 265 में लिखा है कि कोई भी जो कर है तो विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित किया जाएगा, मतलब पहले उसको विधि बनाई जाएगी फिर उसको अधिरोपित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कोई कर समुचित या विधानमंडल द्वारा लगाया जा सकता है, ना कि कार्यपालिका या प्रशासकीय आदेश द्वारा। तो इसको विधानमंडल इसको बना सकती है, कोई कार्यपालिका और न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती, या प्रशासनिक नहीं। अनुच्छेद 265 कर लगाने का प्रतिषेध करता है, शुल्क लगाने का नहीं। तो देख लेते हैं और आर्टिकल जो दिए गए आर्टिकल, अगर हम 266 की बात 266 की बात करें तो भारत की संचय निधि का उल्लेख है इसमें। अनुच्छेद 264 की बात करें तो वित्त आयोग का अर्थ अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त गठित आयोग से होगा। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति का प्रभाव से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित कौन सा विषय नहीं है? आप लोग आराम से देख सकते हैं, इसको समझ में भी आ रहा होगा कौन सा नहीं है। तो ये आपका दंड प्रक्रिया संहिता नहीं है, क्योंकि राज्य सूची के अंदर में ये नहीं आता है ना। सी आपका हो जाएगा दंड जो संहिता समवर्ती सूची का विषय है। पुलिस है, विधि है, व्यवस्था, ये कारागार, ये सब राज्य सूची के विषय है आपके। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। लिखा है कि जैव विविधता के 100 स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। तो जैव विविधता 100 स्थानीय मतलब एक ही जगह पर जो चीज़ें रहती हैं उनको हम 100 स्थानीय कहते हैं, इन सीटू कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर कोई चीज़ आती है उसको हम एक्सक्लूसिविटी या कहते हैं। तो 100 स्थानीय के अंतर्गत क्या नहीं आएगा? वनस्पति उद्यान शामिल नहीं किया जा सकता। चलिए देखते हैं। जैवमंडल एवं वनस्पतियों का उनके प्राकृतिक आवास जैसे संरक्षण 100 स्थानीय कहलाते हैं। प्राकृतिक नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम 100 स्थानीय कहते हैं, मतलब इन सीटू कहते हैं। ओके, 100 स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, जैवमंडल है, जैवमंडल
आगार एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, इन सबको शामिल किया जाता है। जबकि जो वनस्पति उद्यान है आपका जैव विविधता के बाह्य स्थानीय संरक्षण, मतलब बाह्य स्थानीय का मतलब मैंने अभी जस्ट आपको बताया XUT के अंतर्गत आता है, तो ये आपका XUT के अंदर का आएगा। 46 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। लिखा है 46 में कि सुमिलित नहीं है बताना है, और परियोजना दिया गया और वर्ष दिया गया, किस साल में कौन सी परियोजना चलाई गई थी, जो कौन सा गलत है ये बताना मैं। तो टाइगर जो परियोजना है 1973 में ही चलाई गई थी, सही है। हाथी परियोजना 1992 बिल्कुल सही है। गैंडा परियोजना 1987, ये भी सही है। हेमतेंदुओं जो परियोजना है वो आपकी 2010 में नहीं 2009 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 2009 में ये स्टार्ट हुई थी हेमतेंदुआ, इस वजह से ये गलत हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग पहुंच गए, सॉरी 47 पे, अभी 46 था वो। राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति अनुवांशिकी संस्थान केंद्र अवस्थित है। तो कच्छ वनस्पति का जो आपका जो वनस्पति अनुवांशिकी संस्थान है आपका उड़ीसा में स्थित। कहाँ पे? उड़ीसा में। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखते हैं। जैव विविधता अभी समय किस एक सम्मेलन के अंतर्गत अंगीकृत किया गया था? तो जो जैव विविधता जो अभी समय हुआ था, मतलब एक मीटिंग हुई थी उसमें, तो ये किस कहाँ पे हुआ था इस टाइप से हम बोलें तो किस सम्मेलन के द्वारा इसको अंगीकृत किया गया? तो वो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, 1992 में। तो वहाँ से ये जो रियो डे जेनेरिया में ब्राज़ील में हुआ था, ये अपोजिट पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अंगीकृत एक समझौता है। CBD पहला व्यापक वैश्विक समझौता है जिसी को मैं पृथ्वी सम्मेलन या मतलब जैव विविधता भी समय कह सकते हैं, CBD शॉर्ट में कहते हैं, जिसमें जैव विविधता से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया था। 49 क्वेश्चन नंबर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। तो पूछा गया है कि असत्य कथन बताना है। क्या बताना है? असत्य कथन कौन सा है? तो 49 का आपका बी हो जाएगा कि यह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। तो ये तो बिल्कुल सही है, असत्य नहीं है, है ना। यह एक गैर बाध्यकारी समझौता नहीं, गैर बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी है। लोगों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए इस वजह से। भारत में सन 1900 तो दूसरा इधर हो जाएगा। भारत में सन 1992 में इस पर हस्ताक्षर किया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि 16 सितंबर को इसी से अवधारणा ली गई थी कि हम 1987 को अपनाया गया था इसको, और 1989 में इससे प्रभावी हुआ था और बाध्यकारी समझौता है। भारत ने इस पर 1992 में हस्ताक्षर किया था। ठीक है। जो ओजोन परत संरक्षण के हेतु एक प्रतिबंध है कि आपको ओजोन परीक्षण जो ओजोन लेयर है उसको ह्रास नहीं होने देना उसका। जलवायु परिवर्तन और उनके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना शामिल है। तो जलवायु परिवर्तन से कौन सी योजना है ऐसी जिससे हमें तत्काल उसमें कार्रवाई करना चाहिए? जलवायु परिवर्तन जो SDG 17 मतलब सारे गोल हम जब देखेंगे तो उसमें आपका SDG आपका जो सतत विकास लक्ष्य है वो 13 पे ही आपको जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सॉरी 50 नहीं 51 में लिखा है विनिपेग नगर गेहूं की मंडी हेतु विश्वविख्यात है। विनिपेग यूरेशिया क्षेत्र में स्थित है। तो ये 51 का आपका ए है केवल सही, मतलब पहला वाला सही है ये और दूसरा गलत है आपका। विनिपेग कनाडा में स्थित है। कहाँ पे है? कनाडा में, तो यूरेशिया में नहीं है ये। 52 विश्व की सबसे बड़ी सीसा जिंक की सुलेमान खान कहाँ पर स्थित है? तो बात करने सुलेमान खान के बारे में। तो कहाँ पे? ये कनाडा में सुलेमान खान जो संसार का सबसे ज़्यादा सीसा का विशाल निक्षेप करता है, ये ब्रिटिश कोलंबिया में है। यहाँ के जो सुलेमान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जिंक खान है। कहाँ पे? कनाडा हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करना है। धन विधेयक के बारे में कहा गया कि धन विधेयक खांसी बहुत आ रही है आज। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो असत्य बताना है मैं क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, ये असत्य है। क्योंकि संविधान के जो आर्टिकल 110 के अंतर्गत ये धन विधेयक को परिभाषित किया गया, इसमें लिखा है कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकती, वह सिर्फ अपनी सिफारिश दे सकती है। तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर सिफारिश सहित और रहित लोकसभा को लौटाना पड़ता है। तो
तो राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, क्योंकि उसे उसकी पूर्वानुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जब आपसे पहले ही पहुँच लिया गया तो हम इसको क्यों, आप इसमें कुछ करेंगे नहीं, राष्ट्रपति तो पूर्वानुमति की वजह से नहीं किया जाता। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, तो इसमें क्योंकि राज्यसभा से उससे मतलब ही नहीं, तो संयुक्त प्रावधान भी नहीं है। भारतीय संविधान के भाग दिए गए उपबंध, तो मैंने कहा था भाग हैं, और आर्टिकल 101 से लेकर 50 तक ये सारी चीज़ें लाइट जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो देख लेना, इसलिए जो क्वेश्चन में जो आते हैं उनका एक्सप्लेनेशन जरूरी रहता है, क्योंकि अराउंडिंग उसमें जो पूछे जाते हैं वो आपके जरूरी हो जाते हैं। 54 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, इसका सुमिलित नहीं है, ये ध्यान देना है, सुमिलित नहीं पूछा है। तो भाग 9 का है लिखा, यही गलत हो गया ना, ये पंचायतों से नहीं, ये नगर पालिकाओं से संबंधित। 9 का है जो किससे, नगर पालिका से, क्योंकि जो पंचायत है वो 9 भाग 9 में केवल है, तो 9 में केवल आपके पंचायतें आ जाएंगी, और आपका जो भाग 9 काम है वो नगर पालिका है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, ठीक है। और भाग 9 खा में जब जाएंगे तो सहकारी समिति आ जाएंगे, तो ये आपके 2-3 है। का में क्या है, नगर पालिका है, खा में क्या है, सरकारी समितियाँ, और केवल हम 9 भाग 9 की बात करें तो उसमें आपके क्या आ जाएंगे, पंचायतें आ जाएंगे। भारतीय संविधान राज्य सूची, और सूची दी गई है, और सूची फर्स्ट, सूची सेकंड दी गई है, राज्य दी गई, लोकसभा सीटें, मैंने कहा था एक क्वेश्चन हमेशा इससे पूछा जाता, पैटर्न यही फॉलो करना है। तो राज्यसभा लोकसभा की सीटें बतानी है, मैं कहाँ पे क्या, जो आपको आ रहा हो सबसे पहले उसको देख लो। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में आपका विधानसभा का चुनाव हुआ, लेकिन हम लोकसभा की सीटों को भी ध्यान करेंगे क्योंकि पड़ोसी राज्य, तो सीधा आप क्लियर कर सकते हैं क्या होगा कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 29 सीटें होगी। तो मध्य प्रदेश का 29 मतलब सी का दूसरा देख लो कहाँ पे, 2-3 में सी का दूसरा है। चलिए और देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल में बात करेंगे तो यहाँ पे 42 हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल मतलब डी का 42 हो गया। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 25 सीटें हैं आपकी, और छत्तीसगढ़ में 29 है, और छत्तीसगढ़ में 11, ये बताया गया था। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, राजस्थान में 25 सीटें हैं, और आपकी छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं लोकसभा की, और मध्य प्रदेश में 29 सीटें है ना, और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें। 56 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही बताना है। लिखा है किसी सदन का स्थगन उसके पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जा सकता है, किसी कोई भी सदन की बात करेंगे, किसी 1 या 2 शस्त्रों का शस्त्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। तो ये 56 का आपका सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ें सही हैं। किसी सदन का जब स्थगन करते हैं तो किसी सदन के कार्य का निलंबन है, ये किसी बैठक का कार्य का निलंबन है। संसद के दोनों सदनों का स्थगन उनके पीठासीन अधिकारी मतलब अध्यक्ष हो या सभापति है वो कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर किसी 1 या 2 सदनों का शस्त्रावसान कर सकता है। अतः जो स्थगन और सदन की बैठक की अगर बात करें तो जो समाप्त करता है, जबकि शस्त्रावसान सदन के शस्त्र को कहते हैं, शस्त्र। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 क्वेश्चन नंबर है। 57 में लिखा है कि निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किस एक के शपथ का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची के तहत नहीं दिया गया। तो शपथ का प्रावधान है वो संविधान की 3री अनुसूची के साथ नहीं दिया गया। 57 का आपका डी हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। संविधान की जो 3री अनुसूची के तहत संसद के सदस्यों व संघ लोक मंत्रियों, यहाँ पे इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हों उनको भी, राज्य विधानमंडल है के सदस्यों और मंत्रियों तथा भारत के जो आपके नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है को दिलाई जाने वाली शपथ का प्रारूप किया गया आपका, ठीक है। और जबकि राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप की बात करें तो आर्टिकल 60 में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? 60 के तहत आता है। बकाया आपकी सारी चीज़ें सही थी कि जो 3री अनुसूची में संविधान के प्रारूप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, संसद के सदस्य, भारत के नियंत्रक अभी बता दिया आपको सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। लिखा है अनुच्छेद दिए गए, विषय दिए गए। तो मैंने कहा कि आर्टिकल आपको तो कुछ पढ़ना ही है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना। सम्मिलित आपका यहाँ पे सी वाला नहीं है, क्योंकि जो अनुच्छेद 105 है वो संसदीय विशेषाधिकार से बिल्कुल सही है। और आपका जो अनुच्छेद 312 की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 114 है वो बजट नहीं है आपका, विनियोग विधेयक है। क्या
विनियोग विधेयक होगा यहाँ पे इस वजह से गलत। अनुच्छेद 112 की बात करेंगे तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। अनुच्छेद 131 की बात करेंगे, आपका उच्चतम न्यायालय की आकस्मिक अधिकारिता को वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। 59 में लिखा है कि आपका जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो हुआ था दौरान निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। तो उस टाइम में कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के तहत। तो आपका बी हो जाएगा यहाँ पे 2, 3, 4। मतलब बात करें तो शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा करना, सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता करना और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी करना। तो ये आपके ये सब जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना। अब समान आचार संहिता की बात करें तो आर्टिकल 44 मतलब सिविल कोड की वो बात की गई, तो आपका 44 समान से समान वही 44, तो वो भी समान है, आर्टिकल भी 44 भी है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 का वापस लिया जा सकता है तो कैसे, किस क्या प्रावधान है, कैसे लिया जाता है इसको वापस। तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा इसको वापस लिया जाता है। 352 में उसको क्या आपातकालीन जो आपके बाह्य आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया, युद्ध हो गए, इनके आधार पर ये मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। ठीक है, राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन कुछ ही दिन के अंदर राष्ट्रपति को लिखित मंत्रिपरिषद के हस्ताक्षर की भी जरूरत रहती है, ये समझ लीजिए आप। तो इस घोषणा के 1 माह के भीतर इसे संसद से अनुमोदन आवश्यक है। वही चीज़ अभी जो बताए, जो सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों को 2/3 बहुमत को से पारित हो सकता है हो। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के साधारण बहुमत द्वारा वापस लिया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। आज थोड़ी तबीयत से नहीं, इस वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है। सही सुमिलित नहीं है, शासक वंश दिए गए, तो हमें बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है, किस काल में किसका शासक था। तो 61 का आपका हो जाएगा डी। यहाँ पे जो कैकुबाद है क्यूमर्स, ये खिलजी वंश का नहीं था, क्योंकि कैकुबाद क्या था, आपका गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है बताएंगे, तो क्योंकि जो 1287 से लेके 90 तक इसका वंश था, गुलाम वंश का अंतिम शासक था। बकाया सारे सही हैं। खिजर खां की बात करें सैयद वंश का था। अलाउद्दीन सिकंदर शाह था, तुगलक वंश का था। नासिरुद्दीन महमूद थे, आपके तुगलक वंश के थे। 62 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। शाहजहां ने किसे गुड़ समुंदर की उपाधि दी थी। तो किसे दी थी भाई ये समुंदर, गुड़ समुंदर की उपाधि। तो ये आपका 62 का सी हो जाएगा। लाल खां को दी थी। किसको? लाल खां को। ये कहाँ अब्दुल खां लग रहा है। लाल खां को इन्होंने उपाधि दी को, क्योंकि वो एक संगीतज्ञ था, बहुत अच्छा संगीत गाता, शाहजहां के समय का था। उसी गुड़ समुद्र की उपाधि दी थी। चलिए 63 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन अभी पड़े हैं। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है। तो कौन सी चीज़ें पहले आई उसके हिसाब से हमें इसको कालक्रम बताना है। 63 का ए सही है। ए में लिखा है कि आपका एक पहले आपके जो नगर संस्कृति है वो आई, जैसे कि आप देखेंगे इसको, नगर संस्कृति हड़प्पा के से जो प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। दूसरा आपका लोहे का हल आया था। हाँ, लोहे का हल जो वैदिक काल से ये प्राप्त हुआ था। तीसरे की बात करें कि चांदी के सिक्के तो चांदी के सिक्के जो है आपके वो 6वीं शताब्दी में इसका प्रचलन माना जाता है। तो चौथा आपका था सोने के सिक्के। तो सोने के सिक्के आपको पता है कि हिंद एवं शासकों द्वारा चलाए गए थे, तो ये सोने के सिक्के के बारे में बना, तो ये सिक्वेंस से मिलान था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 त्रिपिटकों में से किस एक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। तो त्रिपिटक है, उसमें से किस एक में बुद्ध के जो दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है ये हम बताना। तो आपका विनय पिटक होता है, आपको विनय पिटक के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें आपका ये भारत के सबसे जो प्राचीन शब्द, तो उसमें इसका उल्लेख मिलता है। विनय पिटक नहीं, अभिधम्म पिटक में मिलता है, क्योंकि बुद्ध की जो दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है अभिधम्म पिटक, उससे इसके आपके इसके मिलते हैं साक्ष्य त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों के। और इसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि बुद्ध की जो मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया था। कौन सा वो 3 भाग थे? एक आपका विनय पिटक था, एक सुत्त पिटक था और आपका अभिधम्म पिटक था। यही आपके जो त्रिपिटक होगा। विनय पिटक की बात करें तो इसमें क्या होता था इसमें संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं दी जाती थी। सुत्त पिटक की बात करें तो धार्मिक सिद्धांत इसमें, और अभिधम्म पिटक में क्या था? दार्शनिक सिद्धांत दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं।
निम्नलिखित में से किस एक के कारण रामायण की रचना तमिल भाषा में रामायणम के नाम से की गई थी? तो किसकी, निम्नलिखित किस एक के द्वारा, तो किसके द्वारा की गई थी? 65 का आपका सी हो जाएगा, कंबन के द्वारा की। कंबन ने रामायण की रचना तमिल भाषा में रामायण के नाम से की थी। ठीक है, रामायण वाज द कंपोज्ड बाय कंबन इन तमिल लैंग्वेज अंडर द नेम रामायण। ओके, चलिए 66 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 66 में लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी किस सल्तनत कालीन शासक का सेनापति था? तो ये जो बख्तियार खिलजी था किस सल्तनत कालीन का शासक का सेनापति था? तो 66 का आपका डी हो जाएगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम की बात है, क्योंकि जो नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी सल्तनत कालीन शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की सेनापति था। 1206 में इसमें मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात जब कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम बख्श की स्थापना की थी तो इसकी राजधानी उसने लाहौर बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक कादरी सिलसिले का अनुयायी था? कादरी सिलसिले का अनुयायी कौन था आपका? तो ये इसका 4 हो जाएगा, सॉरी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दारा सिकोई था। कौन था? कादरी सिलसिले का अनुयायी था दारा सिकोई। तो दारा सिकोई कादरी सिलसिले का अनुयायी था, और इसने जो संप्रदाय के प्रवर्तक थे जैसे अब्दुल कादरी जिलानी, जो कादरी सिलसिले था तो इसके अब्दुल कादरी जिलानी इसके संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ये सबसे प्रसिद्ध संत शेख मीर मोहब्बत या मियाँ मीर हुए थे इसमें। ठीक है, मीर मोर इस टाइप की चीज़ें जल्दी याद भी नहीं होती, लेकिन पढ़ के चलो, एक लाइट टच में तो रहनी चाहिए, सीधे चीज़ें क्या पूछते। मुगल शासन व्यवस्था में भूमि माप के लिए प्रयुक्त लोहे के कड़ों से युक्त बांस की छड़ कहलाती थी। तो जो लोहे से बनी एक छड़ थी, बांस की छड़ थी, जो कहीं ना कहीं भूमि को मेजर करने में, माप करने में यूज की जाती थी, उसको क्या कहते थे? उसको तनब कहते थे। क्या कहते थे? तनब। जरीवा की बात करें, जरीवाना, ये जरीब से भूमि मापने वाले एक कर्मचारी का शुल्क था। मतलब जो कर्मचारी जरी से भूमि को नापता था उसको शुल्क दिया जाना, वो जरीवाना था। खूत क्या था? गांव का राजस्व वसूलने करने वाला एक अधिकारी था। तकाबी सरकार द्वारा किसान को दिया जाने वाला कृषि ऋण है। क्या है? सरकार द्वारा किसान को दिया जाने वाला कृषि ऋण किस क्या कहेंगे? तकाबी। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो उसमें भी तकाबी वर्ड आया है आपका। तो ये होगा मुगल शासन व्यवस्था में भूमि मापने के लिए जो प्रयुक्त लोहे के कड़ों से युक्त बांस की छड़ को क्या कहते थे? तनब कहते थे। 69 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? तो चोलों से संबंधित कौन सा मंदिर नहीं है हमें बताना है। तो आपका कैलाशनाथ मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रकूट शासक जो किस प्रथम द्वारा इसको बनवाया गया था। और एलोरा मंदिर की बात करें तो एलोरा मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैलियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ इन सभी मंदिरों को चोलों से संबंधित ही हैं। तो कैलाश मंदिर हो जाएगा। मतलब कैलाश मंदिर नहीं है क्योंकि ये राष्ट्रकूट से संबंधित, बकाया ऐरावतेश्वर मंदिर और आपका कोरंगनाथ मंदिर, बृहदेश्वर सब चोलों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा निम्नलिखित में से कौन सा एक सिक्का अकबर द्वारा नहीं चलाया गया था? तो कौन सा सिक्का था जो अकबर द्वारा नहीं चलाया गया था? 70 का डी हो जाएगा, निसार था, वो नहीं चलाया गया। निसार क्योंकि जहांगीर द्वारा चलाया गया था, तांबे का सिक्का था जो रुपए के चौथाई मूल्य के बराबर होता था, कि 1 रुपए के 1/4 के बराबर होगा। जबकि मोहर की बात करें, जो मोहर दिया गया आपका मोहर, ये संसव तथा इलाही तीनों अकबर द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के थे। तो मोहर हो गया, संसव हो गया, इलाही हो गया, ये सब अकबर द्वारा। 71 क्वेश्चन में लिखा है इतलाक प्रथा। तो इतलाक प्रथा के बारे में बताना कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? इसका प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इतलाक नामा एक प्रकार की हुंडी थी जिसकी सहायता से सैनिक राजस्व अधिकारियों से वेतन प्राप्त करते थे। तो क्या इसका दोनों सही है? क्योंकि एक ये जो फिरोज शाह तुगलक ने ही चलवाया था, और ये एक हुंडी थी जिसकी सहायता से सैनिक हैं वो राजस्व अधिकारियों से वेतन प्राप्त करते थे। फिरोज शाह तुगलक के बारे में जितनी भी योजनाएं थी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। सहकारी बैंकों में किस एक को ही रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त है? तो कौन सी बैंक है जिसको पुनर्वित्त प्राप्त करने की है? वो आपकी
राज्य सहकारी बैंक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? राज्य सहकारी। क्वेश्चन था सहकारी बैंकों में से किस एक बैंक को ही रिजर्व बैंक से पुनर्वितरित प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त है? तो राज्य सहकारी बैंक, क्योंकि जो भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों पे किया गया है। कौन कौन से? वो राज्य सहकारी बैंक हो गया, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक तथा प्राथमिक शाख समितियां। केंद्रीय या जिला वो बातें कहेंगे, और प्राथमिक जो आपकी शाख समितियां भी। इनमें से केवल राज्य सरकार जो सहकारी बैंकों को ही रिजर्व बैंक से पुनर्वितरित प्राप्त करने की सुविधा है, बकाया किसी को नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर बीमा क्षेत्र का निजीकरण किया गया था? तो बीमा क्षेत्र का निजीकरण किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो बिमल जालन समिति की सिफारिश पर बीमा क्षेत्र का निजीकरण किया गया था। चलिए देखते हैं क्या था इसमें। और जिसका समिति का जो गठन हुआ था अप्रैल 1992 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। सॉरी, बिमल जालन नहीं, ये आपका मल्होत्रा समिति हो गया। यहाँ पे मल्होत्रा समिति द्वारा इसका गठन किया गया था, जो 1992 में था वो मल्होत्रा समिति बनी थी। है बिमल जालन तो वो आपके गवर्नर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण बताना है कौन सा सही क्या नहीं है। तो आपका लिखा है कि विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ी मात्रा में मुद्रास्फीति एक टॉनिक का कार्य करती है। ठीक है, देखते हैं। थोड़ी थोड़ी मूल्य वृद्धि से उत्पादकों को अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा मिलती है। भाई ये तो चीज़ें बहुत अच्छी सही लिखी है ना, कि विकासशील जो अर्थव्यवस्था उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ी मात्रा में मुद्रास्फीति एक टॉनिक का कार्य करती है। कोई भी चीज़ हो, डूब रही हो, कुछ हो रहा है, तो एक कोई भी हेल्प मिलती है, वो टॉनिक ही बन जाती है। थोड़ी थोड़ी मूल्य वृद्धि से उत्पादकों को अधिक उत्पादन की प्रेरणा मिलती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। ए आर तथा दोनों सही, आर की व्याख्या भी सही कर रहे हैं। ठीक है। 75 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे आपको सत्य बताना है, कौन सा सत्य। 75 का डी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों असत्य है। क्योंकि यहाँ पे जो इसका आधार वर्ष 2004-05 नहीं है, मैंने बताया 11-12 कर दिया गया। करंट अफेयर की क्लास में बताया जाएगा, जब से बीजेपी सरकार ने इसको चेंज कर दिया था। पहले 2004-05 ही था, फिर इसको वर्ष 2017 में 11-12 कर दिया गया। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े की बात करें तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इसे मासिक आधार पर किया जाता है, इस वजह से ये भी गलत था आपका। चलिए 76 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 76 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मूलभूत उद्देश्य मानव विकास करना था? तो उद्देश्य मानव विकास करना किसका था? इंपोर्टेंट पंचवर्षीय योजनाएं जो आपकी हैं उनमें सबको एक बार रिवीजन मार लेना है, उसी टाइप से आता है, कुछ आते ही रहेंगे, उनको हम बता देंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो आपकी इसकी अवधि वो 1992 से लेकर 1997 तक थी। तो इसका मूल जो उद्देश्य था वो पहलुओं को मानव विकास करना था, मतलब विभिन्न पहलू जो थे मानव विकास करना था। ठीक है, 77 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमिलित नहीं है? तो सुमिलित नहीं है वो बताना है हमें। 77 क्वेश्चन नंबर में लिखा है कि जो क्वेबेकर सिटी है वो आपकी फिलाडेल्फिया में, हाँ बिल्कुल सही है, फिलाडेल्फिया में है। ये आपकी न्यू हेब्राइड है आपकी बनवातू में है, ये भी सही है। हेरिंग पोर्ट है वो आपका अटलांटिक महासागर में नहीं। हेरिंग पोर्ट जो सॉरी ये हेरिंग पोर्ट है वो आपका क्या बोल सकते हैं इसको, ग्रेट 77 का यहाँ पे सी वाला सही नहीं है, मतलब क्वेटर सिटी आपका फिलाडेल्फिया में सही है, न्यू हेब्राइड बनवातू में है, नेवरलैंड आपका फेरी ऑफ नॉर्थ में है। अब ये जो ग्रेट हेरिंग पोर्ट की बात करेंगे तो ये आपका हेरिंग पोर्ट की बात करें तो अटलांटिक महासागर में हो जाएगा, ये प्रशांत में नहीं है, हेरिंग पोर्ट ही बोल देंगे, उसी को ग्रेट हेरिंग पोर्ट लिखा गया। तो अटलांटिक में नहीं है, अटलांटिक महासागर में है, प्रशांत में नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा पठार इरावदी तथा साल्बिन नदियों के मध्य में स्थित? एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी आ गया था, तो कौन सा होगा? बी होगा, सान पठार है आपका, वो इरावदी और साल्बिन नदियों के मध्य में स्थित है। वो ये लगभग कहाँ है? ये म्यांमार में स्थित सान पठार है। ठीक है, यह खनिज संसाधनों में भी भरपूर है, अच्छे खासे खनिज यहाँ पाए जाते हैं। 79 क्वेश्चन नंबर देखना, अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत का विस्तार है। तो
एटलस पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 79 का ए हो जाएगा। मोरक्को में है, अल्जीरिया में एवं ट्यूनिसिया में। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र अल्पाइन मोड़दार पर्वत है। तो यही आपका कौन सा? एटलस पर्वत। क्वेश्चन नंबर 80 को देखना है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पहले रीड कर लेते हैं फिर देखते हैं। अभिकथन दिया है, प्रशांत महासागर के तटीय भागों को आग्नेय वलय कहा जाता है और इस क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। 80 का क्वेश्चन नंबर का ए ही सही है, क्योंकि दोनों अभिकथन यहाँ पे आपके दोनों चीज़ें, कथन और कारण दोनों सही दिया गया है। ठीक है, क्योंकि जो प्रशांत महासागर इसके तटीय भागों को अग्नि बलयी कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर जिसको हम कहते हैं। इस क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखी के वे ज्वालामुखी हैं जिनके अक्सर उद्गार होता रहता है। मतलब ऐसे हम वो ज्वालामुखी कहते हैं, वो कभी भी उद्गार हो सकता है, वो सक्रिय ज्वालामुखी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 को देखना। लिखा निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक काकेसस राज्य में शामिल नहीं है? काकेसस राज्य में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है, लाटविया नहीं है। लाटविया नहीं, बकाया जो जॉर्जिया है आपका, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, काकेकस राज्य में शामिल है, जबकि लाटविया इसमें शामिल नहीं है। काकेकस पर्वत की बात करें तो इस श्रृंखला यूरोप एवं एशिया की सीमा पर स्थित है, आपकी काकेकस पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ गए हम लोग। चलिए 82 देखते हैं। 82 में लिखा है, सुमेलित देश नहीं है बताना में। तो देश दिए हैं, उनके उपनाम कौन से नाम से वो जाने जाते हैं। जैसे आपका जो बेल्जियम है, बेल्जियम, सॉरी 82 82 की बात करेंगे। जो जिब्राल्टर है आपका, भूमध्य सागर का द्वार कहते हैं इसको, तो सही है ना। और आयरलैंड को एमराल्ड डीप कहते हैं, ये भी सही है आपका। बहरीन है, मोतियों का देश है। जो सुमेलित नहीं वो तो ऑप्शन आपका डी नहीं होगा, सुमेलित। स्कॉटलैंड नहीं होगा। ठीक है, जो कॉकपिट ऑफ यूरोप है वो आपका बेल्जियम को कहते हैं। किसको कहते हैं? बेल्जियम को कहते हैं। स्कॉटलैंड की अगर बात करेंगे तो लैंड ऑफ केक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड ऑफ केक्स। 83 क्वेश्चन नंबर देखना है। लिखा है, सही सुमेलित नहीं है, फिर से सुमेलित नहीं बताना। इस चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूजिंग होती है, इसको ध्यान से देख के चलना। महाद्वीप दिए गए और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है ये महाद्वीपों में, तो बताना है अच्छे से। 83 आपको महाद्वीप आराम से बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एशिया है सबसे बड़ा है ये आपका। एशिया में जो सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, मतलब कौन से महाद्वीप में सबसे बड़ा देश पाया जाता है, तो रूस हो जाएगा एशिया में, है ना। सही है 83 का ए। अफ्रीका में अल्जीरिया है, बिल्कुल सही है। उत्तरी अमेरिका में यूएसए नहीं है। उत्तरी अमेरिका में क्या हो जाएगा? जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश की बात करेंगे तो कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। यहाँ यूएसए नहीं है ना। वैसे भी आप जानते हैं ना कनाडा कितना बड़ा। और दक्षिणी अमेरिका की बात करेंगे तो यहाँ ब्राज़ील सही है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। लिखा है, सुमेलित नहीं है, फिर से बताना। देश दी गई, राजधानी दी गई, किस देश की राजधानी कौन सी है और कौन सा सुमेलित नहीं बताना। तो मोजाम्बिक की मापुतो सही है। जाम्बिया की बात करेंगे, ये लुसाका बिल्कुल सही है। इरिटिया की नाकफा नहीं है, इरिटिया की आपकी अस्मारा है। क्या है? अस्मारा। ये इरिटिया की कैपिटल होगी आपकी अस्मारा। सेनेगल की बात करेंगे तो डकार, ये सेनेगल की कैपिटल क्या है? डकार हो गई। तो क्या मोजाम्बिक की क्या थी? मापुतो। और जाम्बिया की आपकी लुसाका। और इरिटिया की क्या हो गई? अस्मारा। और सेनेगल की आपकी डकार, है ना। ऐसे ऐसे नाम है। 85 क्वेश्चन नंबर। हुमायूं ने दोहरिया के युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो दोहरिया के युद्ध में हुमायूं ने किसको पराजित किया था? वो आपका महमूद, क्या हो रहा है आज, किसको पराजित किया था? महमूद लोदी को। दोहरिया का जो गोमती नदी के तट पर स्थित युद्ध, ये लगभग 1532 ईस्वी में हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था। यह हुमायूं के राजस्व काल में अफगानों से पहला मुकाबला था। यह युद्ध में महमूद लोदी पराजित भी हुआ था। ठीक है, 86 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सम्मिलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, और ये आपके मैच द फॉलोइंग वाले हैं, बताना है कौन सा सही कौन सा नहीं। 86 में आपका लिखा है शंकराचार्य। शंकराचार्य किससे रिलेटेड? तो स्मृति संप्रदाय थे। देख लो स्मृति संप्रदाय कहाँ पे, पहले का तीसरा हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा हो जाएगा। अरे यार,
स्मृति संप्रदाय थे शंकराचार्य रिलेटेड है। रामानुजाचार्य आपके वैष्णव संप्रदाय थे, वैष्णव संप्रदाय से। और निम्बिकाचार्य आपके किससे रिलेटेड है? निम्बिकाचार्य आपके सनक संप्रदाय से, निम्बिकाचार्य सनक से होकर। और माधवाचार्य आपके माधवाचार्य उससे हो जाएंगे आपके ब्रह्म समाज से, ब्रह्म वाला मतलब दूसरा ये वाला। ठीक है, तो इस टाइप से आपके मैच द फॉलोइंग करके ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए देखते फिर से एक बार इसको। शंकराचार्य स्मृति संप्रदाय से, और रामानुजाचार्य आपके श्री वैष्णव संप्रदाय से, और निम्बिकाचार्य आपके सनक संप्रदाय से थे, और माधवाचार्य आपके ब्रह्म संप्रदाय से थे। ये संप्रदाय थे क्वेश्चन था आपका एक। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन सही रहते हैं, उनसे चारों संप्रदाय सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि और भी आसपास कौन किससे रिलेटेड था। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने दीवान नामक एक काव्य संग्रह का संकलन करवाया था? तो दीवान नामक एक काव्य संग्रह का संग्रह कराया था, वो कौन थे? 87 का आपका सी हो जाएगा, बाबर ने। बाबर ने तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन करवाया था। उसने मुबैयान नामक एक पदशैली का विकास भी करवाया था। 88 क्वेश्चन नंबर 88 में लिखा है अमीर खुसरो द्वारा अपनी किस रचना में भारत की जलवायु का वितरण किया गया था? तो अमीर खुसरो की कौन सी रचना थी जिसमें जलवायु की, भारत की जलवायु का वर्णन किया गया? तो वो 88 का आपका डी नूहे सिपिर हो गई। कौन सी नूहे सिपिर? इसी में उन्होंने जलवायु और पक्षियों तथा धार्मिक जीवन का विवरण किया था। इस ग्रंथ में खुसरो ने भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से की थी। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए सत्य बताना है, दो आपके स्टेटमेंट दिए गए, उसको बताना है कौन सा सत्य है कौन सा नहीं। जूनागढ़ अभिलेख प्राकृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है। यह अभिलेख सत्रप रुद्रदामन के शासन और विजयों का प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा। केवल यहाँ पे दूसरा ही सही है, पहला नहीं है, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक भाषा नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं क्या उसमें, क्योंकि ब्रह्मी भाषा का उल्लेख है इस वजह से नहीं है। चलिए देखते हैं। छत्रप रुद्रदामन है वो 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छी जगह है ये। ब्राह्म लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का उल्लेख का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। तो ये संस्कृत प्राकृतिक भाषा नहीं लिखी, इसमें क्या ब्रह्म लिपि का संस्कृत भाषा का प्राप्त संस्कृत अभिलेखों सर्वाधिक प्राचीन हो। इसमें क्या लिखा था आपका प्राकृत भाषा, तो इस वजह से गलत हुआ। इसमें रुद्रदामन की जो वंशावली और विजयों तथा शासन का प्रमाण मिलता है। इसमें सुदर्शन झील है जो मौर्यों द्वारा निर्मित कराई गई थी, इसको जीर्णोद्धार का वर्णन भी मिलता है। ये आपके हो गए। 90 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मैच करना है। राजवंश दिए गए, उनकी राजधानी दी गई है, तो इसको देखना है कौन सा किससे मैच होगा। क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा है कि आपका जो होयसल थे आपकी, इनकी राजधानी कहाँ थी? दौर समुद्र थी। तो होयसल का क्या हो जाएगा? दौर समुद्र, मतलब पहले का आपका दूसरा हो जाएगा। तो पहले का दूसरा दो में दिया। फिर हम कदम की बात करेंगे तो कदम का आपका बनवासी हो जाएगा, कदम आपका बनवासी, और दूसरे का पहला। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जो होयसल से दौर समुद्र, इनकी कदम की बनवासी, और पल्लव की कांची, और राष्ट्रकूट आपके मानखेत से रिलेटेड थे, इनकी राजधानियाँ थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। असत कथन की बात की गई है यहाँ पे। कौन सा असत है? दो कथन दिए गए। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों ही अनिश्वरवादी हैं, 91 में बताना। और दोनों धर्मों में आत्मा की मानता है। 91 का यहाँ केवल दूसरा ही सही होगा, ऐसा नहीं कि दोनों चीज़ें सेम है, क्योंकि बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों में ईश्वर के अस्तित्व को नकारा गया है, अर्थात दोनों धर्म अनिश्वरवादी हैं। तो केवल दो वाला सही है, दोनों धर्म में आत्मा की मानता है। जैन धर्म में आत्मा की मानता है, तो दोनों धर्म में आत्मा की मानता नहीं है, एक धर्म है। हम इससे ऊपर वाले को सही मान सकते हैं कि दोनों बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों ही अनिश्वरवादी है, और केवल जैन धर्म दूसरे वाले में केवल जैन धर्म में आत्मा की मानता है, ना कि बौद्ध धर्म में। तो दोनों वाला ये केवल दूसरा गलत है, केवल एक सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 क्वेश्चन नंबर। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मैच करना। हड़प्पा स्थल दिए गए, तो कौन सी नदी किनारे कौन से हड़प्पा स्थल मिले थे उनको देखना। ठीक है,
चलिए देखते हैं, रोपड़ की बात करेंगे। रोपड़ कहाँ पे? सतलज नदी पे था, तो पहले का डी हो जाएगा, पहले का डी मतलब चौथा, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। रोपड़ की बात करेंगे आपका रोपड़ सतलज में। कालीबंगन की बात करें तो ये घग्गर नदी के किनारे था। और चौंदड़ू की बात करेंगे सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और इसी के बाद हम सुत कांगेडोर की मतलब सुत कांगेडोर की बात करेंगे तो आपके दासक नदी किनारे स्थित था। 93 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। एवरग्रीनिंग शब्द प्रायः प्रयोग होता है। एवरग्रीनिंग किसके लिए शब्द ये प्रयोग होता है 93 में बताना। तो ये आपका होता है पेटेंट के संदर्भ में, जो पेटेंट के संदर्भ में कोई चीज़ का पेटेंट मिल रहा है उसके संदर्भ में होता है। तो एवरग्रीन शब्द का ये सामान्यतः जो ट्रिप्स प्रावधानों के अंतर्गत पेटेंट 20 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। परंतु क्या होता है, जो कंपनियां इसको किसी न किसी प्रकार से विलंब पैदा करके बढ़ाती रहती हैं कि आगे बढ़वा देती है। इस व्यवहार को एवरग्रीन कहते हैं। पेटेंट सरकार द्वारा आविष्कार या निर्माता को दिए जाते एक विशेष अधिकार का एक समूह है कि हाँ ये पेटेंट है, ये तो आपका इस चीज़ पे आपका ये अधिकार है। यहाँ बताना क्वेश्चन नंबर 94 में कि सही सम्मिलित नहीं है। तो क्या सही सम्मिलित नहीं है 94 का? यहाँ पे ऑप्शन आपका देखते हैं क्या सही है क्या नहीं है। जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है अहमदाबाद में, बिल्कुल सही है। सॉरी, सम्मिलित नहीं है बताना 94 में। तो ये तो सही है। तो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद में है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में, ये भी सही है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका त्रिवेंद्रम में है, तो यहाँ पे ये भी सही है। सिंपल सा है, डी वाला आपका सही नहीं, क्योंकि जो UR राव जो उपग्रह केंद्र है वो आपका बंगलुरु कर्नाटक में है, तो इस वजह से यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक गर्भधारण के लिए गर्भ निर्धारण वाला हार्मोन है? गर्भ निर्धारण वाला हार्मोन बताना है कौन सा है, तो बी हो जाएगा। बी मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो आपका। ये क्या करता है, ये हार्मोन स्राव जब होता है तो पिंड या कार्पेस ल्यूस्टियम्स की कोशिकाओं द्वारा होता है, और यह गर्भावस्था एवं प्रसव में होने वाले परिवर्तनों से संबंध होता है, अतः ये आपके गर्भ के निर्धारण वाला हार्मोन कहलाता है। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। 95 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। 96 में क्या है लिखा है कि जो प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल उपस्थित करता है? तो 96 में बताना है कि अमीनो जो अम्ल है कौन उपस्थित करता है प्रोटीन की जो प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों से, कौन सा अमीनो अम्ल उपस्थित रहता है। ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपका हो जाएगा टायरोसिन। टायरोसिन है वो आपका अमीनो अम्ल उपस्थित करता रहता है। टायरोसिन कमी से क्या होता है, व्यक्ति स्वयं को दुखी एवं सुस्त महसूस करता है, लगता है कि कुछ नहीं है ना। टायरोसिन की कमी से ये ध्यान देना। बायो है भैया, ये लाइफ का पार्ट है। यही एक सब्जेक्ट है जो लाइफ में दिखता है कि हाँ यूजेस हो रहा है, बकाया तो पता नहीं किसके लिए क्या पढ़े थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आंसर दिया है डी। किसका आंसर? इसी का, क्योंकि सत्कथन बताने तो 1 2 3 तीनों ही दिख रहे हैं सीधे सीधे, क्योंकि रुधिर जो प्लेट्स हैं केवल स्तनियों के शरीर में पाई जाती हैं। शरीर में रुधिर का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, और पिलिया को शरीर का रुधिर बैंक कहा जाता है। तो इस टाइप से आपके तीनों आंसर सही हो जाए। जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या करते हैं, ये आपके रक्त में जो रुधिर में थक्का बनता है उसके बनाने के काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लिखा है कि अभिकथन है और कारण है। तो लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता। भाई ये तो क्लियर है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाल हरा नीला तो सही है। ऐसे रंग जिनको मिलाने पर सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सके प्राथमिक रंग कहलाते हैं। हाँ ये भी सही है, जिसको मिलाने से हमें क्या हो, सफ़ेद रंग प्रकाश है तो उसको, जैसे जो रंगीन टीवी है ना, तो जो उसमें क्या होता है, चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हरा एवं नीला और लाल जो है आपका प्राथमिक रंग कहलाता है। ऐसे रंग जिनको मिलाने पर सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे प्राथमिक रंग कहलाते हैं। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है, तो यही इसी वजह से आपके बताते हैं। तो ऑप्शन ए था यहाँ पे। 99 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए, सत्य कौन सा है बताना। रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्यूरी है। अरे भाई ये तो पता ही होगा ना। और क्या है, लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर। दोनों सही है, डायोप्टर डी से मेजर करता है इसको, और वहाँ पे मैडम क्यूरी रेडियो एक्टिव था। ठीक है, तो 99 के आपके दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 पे हम लोग पहुँच गए, और थोड़े से क्वेश्चन और बताएं, इसी बात से सारी चीज़ें ख़त्म करते हैं इसका पेपर आज। 100 में
सुमिलित नहीं है बताना है, यौगिक दिए गए उनका उपयोग बताना है, उपयोग दिया गया है तो किसका नहीं होता, किसके साथ मैचिंग गलत है वो देखना है। पोटेशियम ब्रोमाइड की बात करेंगे तो आपका फोटोग्राफी के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद के लिए होता है, ये भी सही है। और पोटेशियम सल्फेट ये उर्वरक के लिए होता है, हाँ ये भी सही है। जो डी वाला गलत है, मोनो पोटेशियम टाइट्रेट है वो आपका, इसका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है, श्वेत पिगमेंट के लिए नहीं होता, ठीक है। किसके लिए? बेकरी उद्योग के लिए, क्योंकि जिंक सल्फाइड का आपका उपयोग होता है वो श्वेत पिगमेंट के लिए होता है। किसका? जिंक सल्फाइड का, और इसका बेकरी उद्योग के लिए मोनो पोटेशियम टाइट्रेट। ओके, 2-3 बार इसलिए बोल देते हैं कि आपको एक बार से नहीं आ रहा, समझ में नहीं, पता चले कि क्लियर नहीं है ना। उस पर डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, हमें बोल के ही बताना है, तो आप लोग उसको क्लियर कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 101 देखना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाइड्रोजन बम के जनक एडवर्ड टेलर थे, देखना है। हाइड्रोजन बम नियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सत्य कथन बताना है। केवल एक ही कथन यहाँ पे सत्य है कि जो हाइड्रोजन बम आपका एडवर्ड टेलर इसके फादर कहे जाते हैं। और हाइड्रोजन बम एक नाभ की संलयन की प्रक्रिया पर आधारित रहता है, नाभ की संलयन पर, ये नियंत्रण पर नहीं है, ठीक है। या अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित रहता है, तो नियंत्रित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102 पे आ गए हम लोग। लंबे अंतरिक्ष यानों में अंतरिक्ष यात्रियों को निम्नलिखित में से किस एक बीमारी का सामना करना पड़ता है? तो जो लंबे अंतरिक्ष यात्री हैं, मतलब यात्री लंबे अंतरिक्ष यानों में, अंतरिक्ष यात्री जैसे बड़े बड़े लंबे अंतरिक्ष यान हैं, उनमें से अंतरिक्ष यात्रियों को किसकी एक बीमारी का सामना करना पड़ता है? तो 102 का आपका सी हो जाएगा, अस्थियां कमज़ोर होने का, क्योंकि लंबे अंतरिक्ष यानों में क्या होता है, गुरुत्व बिल्कुल कम होता है। ऐसे अंतरिक्ष यात्रियों का पेशीय या क्षय एवं अस्थियों में घनत्व की कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं, इस वजह से। 103 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त के कार्यकाल को 6 वर्ष से संशोधित करके 8 वर्ष कर दिया गया? तो बताइए। अब ये एक क्वेश्चन तो यहाँ क्लियर हो रहा है क्या, कि जो उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्त का जो कार्यकाल वो 6 वर्ष नहीं 8 वर्ष हो गया, लेकिन इसको कब किया गया था वो बताना है, तो 2012 में इसको किया गया था, ठीक है। कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त का तथा उपलोक आयुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया था। न्यायमूर्ति शिवंबर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोक आयुक्त बने थे। तो 8 वर्ष से ध्यान देना, 2012 में इसको बनाया गया था, बढ़ाया गया था। सही सुमिलित नहीं है बताना। दर्शनीय स्थल दिए गए, जनपद दिए गए, मोस्टली सब किससे आपके यूपी से रिलेटेड हैं, आप बता सकते हैं। मुगल घाट की बात करेंगे तो ये फर्रुखाबाद में है, बिल्कुल सही है ना। चाइना मंदिर श्रावस्ती में, ये भी सही है। ब्यास टीला चित्रकूट में नहीं, ये आपका जालौन में है। जालौन मतलब हम कालपी की बात करेंगे, जालौन में कालपी, या कालपी आ जाए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट है वो आपका जालौन ही है, वो कालपी के क्षेत्र में पड़ा जाता है, ठीक है। और आपका ये तो ये गलत हो जाएगा। और आपका चक्र तीर्थ की बात करके तो नैमिषारण्य में है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। तो आपका ये रीजनिंग का है या मैथ का है, हल्का फुल्का क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। निम्नलिखित ये भिन्न दिए गए, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आरोही क्रम में करिए। सिंपल सा है, देखो क्या करना है, डिवाइड करके पॉइंट में आंसर निकाल लेने हैं सबके, जो भी आ जाएगा आपको कर सकते हैं। और इससे बेटर में तरीका कोई नहीं लगता है, क्योंकि आप 8 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होना, 0 लगा पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, 30 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स हो जाएगा। फिर उसके बाद पॉइंट लगा के आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी निकल के आ जाएगा, ये आपका आरोही क्रम में अवस्थित हो जाएंगे, तो आराम से कर सकते हैं। 106 क्वेश्चन नंबर, बेमेल कौन सी है? तो कौन सा बेमेल है आपको देखना है, दिए गए सबको ऐड करके देख लो, जिसका डिफरेंस निकल के आएगा वो आपका गलत हो जाएगा। ऊपर वाले को ऐड कर रहे हैं 3 2 5 6 6 6 12 12 8 20 27, तो पहले का इसका 27 आ गया और इसका भी 27, सबका 27 आ रहा है, केवल आपका डी वाला नहीं आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। ओके। क्वेश्चन नंबर 107, 4 से बड़ी तथा 16 से छोटी अभाज्य संख्याओं के योग का चौथाई किस संख्या का वर्ग होगा? ठीक है। 107 क्वेश्चन नंबर, तो 4 से बड़ी तथा 16 से छोटी अभाज्य संख्याओं का योग का चौथाई, उसी का योग करेंगे फिर उसका 1/4 किस संख्या के वर्ग के बराबर होगा? क्वेश्चन नंबर 107 का बात 7 की बात करें, पहले तो हम 4 से बड़ी कर लेते हैं। अभाज्य संख्या है, ध्यान देना, अभाज्य संख्या क्या हो गई, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया,
13 हो गया, ये अब 16 से छोटी भी होंगी, सबको ऐड कर देंगे, कितना हो रहा है इसका एडिशन, जो 36 हो जाएगा। तो किसके वर्ग के बराबर है, इसका 1/4, 1/4 कर लो भैया, 1/4 क्या निकल के आया 9, 9 किसका वर्ग है 3 का, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, कुछ खास क्वेश्चन नहीं थे, इजी इजी क्वेश्चन है, तो आराम से आप एक बेसिक मैथ में पढ़े होंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8, 0 तथा 6 का महत्तम समावर्तन क्या है। 8 में लिखा है 0 तथा 6 का, भाई क्या हो जाएगा, अब आप परिभाषित है, क्योंकि यहाँ कोई चीज़ें क्लियर नहीं, क्योंकि 0 के साथ किसी भी संख्या का जब हम महत्तम समावर्तन परिभाषित नहीं किया जा सकता, इस वजह से ये आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका डी हो गया था 8 का, और 9 का देखते हैं। किसी धन पूर्णांक n को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो n स्क्वायर को 3 से भाग देने पर क्या होगा, भाई सिंपल सा है, उसको हम जब स्क्वायर से कर रहे हैं, आप देख लीजिए क्या स्क्वायर हो रहा है। इसको क्या कहा, किसी धन को पूर्णांक को n को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 हो रहा है, तो उसके n स्क्वायर को हम अगर 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 109 का आपका आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि चीज़ें वही हैं आपकी चलती रहती हैं। जैसे हम कोई नंबर ले लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। तो 109 का आपका सी ऑप्शन मतलब 2 ही सही रहेगा। एक टाइप रीजनिंग के क्वेश्चन, दीवार घड़ी में 3:25 अपराह्न का समय होने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का न्यूनतम कोण क्या बनेगा। कोण बनाइए, घुमाइए घड़ी को, है ना, एक गोल गोल गोला बनाते हैं और इसमें 3 बजा देते हैं, 3:25 कर दो भैया। अब इसके बीच का आपका कोण पूछा है कितना होता है, ठीक है। तो पता है कि जो घंटे की सुई का मिनट की सुई के बीच का जो न्यून कोण है, ये बीच में न्यून कोण ही बन रहा है। तो इससे सिंपल सा एक तरीका है इसका, हम इसमें क्या करेंगे, जितने मिनट हो रहा है 25 जैसे मिनट हो रहा है, तो कितने मिनट हो रहा है 3:25 के लिए 25 मिनट और इंटू 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर से निकाल लेंगे। और पहली बात हम ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, देखो न्यून कोण बन रहा है, तो न्यून तो सारे कोण है, तो इसको दिमाग लगाना पड़ेगा। 6 इंटू मिनट का समय और घंटे का समय 60 प्लस मिनट का समय, इन सबको फिर हाफ करके ऐड कर देना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 47 राइट है, 1/2 मतलब सी वाला निकल के आएगा। ट्राई कर लेना इसको, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आ जाते, नहीं आएंगे तो स्किप कर देना, कोई वो बड़ी बात नहीं है। यदि किसी वृत्त की परिधि 50% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। परिधि बढ़ा रहे हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, बढ़ाइए परिधि को। पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रारंभिक जो क्षेत्रफल कितना था। मान लिया हमने जो माना कि प्रारंभ भुजा ए है, वृद्धि के बाद इसकी क्या हो जाएगी 3/2a हो जाएगा। तो वृद्धि जो प्रारंभिक क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और वृद्धि के बाद का क्षेत्रफल आपका, तो उसको ऐड कर देंगे उसी में। तो इसका आंसर आपका जो निकल के आएगा 125 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा सी वाला निकल के आएगा। ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, कोई वो नहीं है, मैथ है, आता होगा, अच्छे से सॉल्व कर लेना, है ना। थोड़ा सा ये डिस्प्ले वैसे नहीं है कि हम करा दें। यदि पेट्रोल के दाम में 10% की वृद्धि होने के कारण पेट्रोल की बिक्री में 10% की कमी दर्ज की गई हो, तो पेट्रोल से आय में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। अरे ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन, आप सीधा सा इसमें वृद्धि या कमी कुछ भी पूछिए, 1% का इफेक्ट रहता है हमेशा जब सेम रेशियो पे बढ़ाओ या घटाओ कुछ भी हो। 13 क्वेश्चन नंबर 113, तो ASS को कोड भाषा में ये लिखा जाता है, तो हमें किडनैप को बताना है क्या लिखा जाएगा। तो आप सीधा सा नंबरिंग करेंगे 2 सिंबल्स की, AS को फर्स्ट, मतलब इसको हम नंबरिंग के हिसाब से देखें कौन सा है, किडनैप का कोड क्या बन जाएगा तो उस हिसाब से बनाना, ठीक है। क्योंकि ये अपोजिट किया जा रहा है ना, AS का क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, फिर यहाँ पे SI था वहाँ पे SI रहने दिया, फिर यहाँ पे GN था वहाँ पे NG कर दिया। तो इस टाइप से इसको भी हम पेयर बना के चेंज करेंगे, तो आपका IKDNPA आपका निकल के आ जाएगा ऑप्शन बीज। 114 क्वेश्चन नंबर, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, उसके बाद बाईं ओर मुड़ा 10 किलोमीटर गया, अंत में दक्षिण की ओर जा रहा था। मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी। तो ये डायरेक्शन का है, आराम से बता सकते हैं, डायरेक्शन बनाना अपने को लेके कि हम खुद चल रहे हैं, तो उत्तर डायरेक्शन निकल के आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 115 है, BD की माँ है और CD का भाई है,
एच ई की बेटी है जबकि डी ई की पत्नी है। ई का सी से क्या संबंध है? फर्स्ट और लास्ट का हमेशा देखना रहता है क्या रिलेशन है। तो इसमें आप देखें ई का सी से क्या रिलेशन है, तो सी क्या था, सी डी का भाई था। चलिए बताइए, आपका यहाँ पे ऑप्शन इज वी निकल के आएगा, बहनों ही निकलेगा। ठीक है, 116 क्वेश्चन नंबर लिखा है, पैटर्न दिया गया तो फॉलो करना आपको। 36 आएगा क्योंकि ये 12 का स्क्वायर पर 10 का फिर 8 का फिर आपका 6 का आएगा, मतलब आपका सम नंबर में माइनस होता चला आ रहा है, उस हिसाब से ही आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 का आ गया, फिर 2 का आ गया। 117 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 117 में भी पैटर्न दिया गया, तो कौन सा पैटर्न फॉलो होगा वो देखना है। ए बी है, ए बी के बाद इसमें क्या गैप करें, तो हम सीधा से ए बी सी करते रहते हैं ना, ए बी सी, तो सी आ जाएगा यहाँ पे, पहले में सी आएगा, फिर क्या आएगा ए बी सी, फिर बी आना चाहिए, इधर बी आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सी बी सी ए। तो ये पैटर्न फॉलो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में कहाँ पे की गई थी? तो राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड की बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल का। 18 का बी कानपुर हो जाएगा क्योंकि इसकी कानपुर में 1974 में स्थापना की गई थी। 118 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का ग्रामीण साक्षरता दर में शीर्ष जिला कौन सा है? ग्रामीण साक्षरता दर में शीर्ष जिला बताना है, तो 19 का आपका सी हो जाएगा क्योंकि औरैया है जिसकी छात्र साक्षरता वो 65.5% ग्रामीण थे। सो अगर उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता टोटल की बात करूँ 65.5% है, और ग्रामीण साक्षरता दर में शीर्ष स्थान पर औरैया था, जबकि न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर में आपका श्रावस्ती था। 120 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 120। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से किस एक टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय पार्क की उत्तरी एवं दक्षिण सीमा का निर्धारण मोहन एवं सोहेली नदी द्वारा किया जाता है? तो कौन सी है वो? आपका ए हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क है वो जो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की उत्तर एवं दक्षिणी सीमा का निर्धारण मोहन एवं सोहेली नदियाँ करती हैं। ये लखीमपुर खीरी में स्थित है, प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन 121। सितंबर 2023 में करंट का क्वेश्चन है आपका। भारत के किस प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो 65वां था किसको मिला? तो आपका डॉक्टर रवि कन्नन को मिला। ठीक है, डॉक्टर रवि कन्नन को मिला। ये पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो स्थापना है रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा 1957 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 122। 122 में लिखा है सितंबर 2023 में किस देश को पराजित करके भारत ने सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो किसको पराजित करके जीता है इन्होंने? बांग्लादेश को पराजित करके जीता सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023। प्रतियोगिता का मेजबान जो विदेश था भूटान था। भारत ने पांचवी बार इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। 123 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 लिखा है सितंबर 2023 में संपन्न हुए यूएस ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने किसको पराजित करके जीता था? तो किसको पराजित करके जीता था? डेनियल मेदवेदेव को पराजित करके इसको जीता था। क्वेश्चन नंबर 124 सितंबर 2023 में 43वें जो आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आसियान शिखर सम्मेलन का सम्मेलन आपका जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। ये 43वां सम्मेलन था। ठीक है, आसियान की स्थापना की बात करें 1967 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। और 43वें आसियान शिखर सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु है आपकी क्या है कि एशियंस मैटर्स इपिसिस्ट्रन ऑफ ग्रोथ थी। चलिए 125 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन और आज का वीडियो कंप्लीट होता है। भारत की अग्रणी एकीकृत बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा सितंबर 2023 में किस स्थान पर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? ये आपका ए हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। किसका? जो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट 2023 का नई दिल्ली में किया गया। थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ भारत की जो अग्रणी एकीकृत बिजली उत्पादक कंपनियां जैसे एनटीपीसी हो गई 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया। इसमें भारत की सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विभिन्न ग्रीन हाइड्रोजन पायलटों का प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, कुछ खास नहीं था।
126 क्वेश्चन नंबर। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति। भैया एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना, बढ़िया हाईलाइट क्वेश्चन है ये, करंट में रहा था। इसके जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इसको मतलब कहा गया है कि इसकी जानकारी लें फिर इसको लागू करना है। देश में अगर इसकी थोड़ा सा देख लेते हैं कि देश में वर्ष 1967 में तक एक लोकसभा एवं राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ होते थे, फिर उसके बाद इसको हटा दिया गया था। तो 1967, देखो अभी की बात करंट में चल रही तो पूछ देंगे कि कब तक होते, तो 1967 1967। सितंबर 2023 में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है। देखो जो माई करंट अफेयर की क्लास आनी है, एक क्वेश्चन भी आपको वहाँ से मिलेंगे, क्योंकि वो PDF मैंने देखी, बहुत एक नंबर की PDF का कलेक्शन किया गया, वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे C हो जाएगा, C मतलब 2, क्योंकि वर्ष 1989 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और वर्ष 1987 में उन्हें प्रथम जो विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 का प्रारंभ, ये भी एक्सरसाइज भी उसमें कराएगी। युद्ध अभ्यास बिल्कुल जरूरी है, एक ना एक पूछा जाएगा। तो ये 2023 में जो प्रारंभ भारत में एवं किस देश के मध्य सितंबर 2023 में किया। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास नाम ही उसका, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 किसके बीच में हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच में ये हुआ था। ठीक है, इसका आयोजन जो 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया था। 129 क्वेश्चन नंबर। सितंबर 2023 में भारत की किस फिल्म को वर्ष 2024 के 96वें ऑस्कर पुरस्कार हेतु भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है। तो कौन सी फिल्म हो, 129 का आपका ए हो जाएगा। ए मतलब 2018 एवरीवन इज अ हीरो, 2018 में प्रत्येक हीरो, तो वो कोरोना के ऊपर थोड़ी सी बनी ये मूवी है, तो इसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। यह फिल्म एक मलयालम फिल्म है, जो जूड एंथनी इस फिल्म के निर्देशक थे। 130 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सितंबर 2023 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस भारतीय अभिनेत्री को 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया घोषणा की गई है। तो ये भी पता होगा आपका, है ना। 130 का वहीदा बेगम, ये करंट अफेयर की क्लास में हमारा ये भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन्हीं को वहीदा बेगम को ये 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया। ये पुरस्कार पाने वाली 8वीं महिला है। ठीक है, और ये केंद्र सरकार द्वारा फिल्म इंडस्ट्री में सर्वोच्च सम्मान के रूप में इसको दिया जाता है। 131वें क्वेश्चन नंबर की बात करें। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया गया। भारत का पहला UPI ATM किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो वो आपका हितैची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, हितैची पेमेंट सर्विसेज। ये जो किसके सहयोग से, ये जो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, NPCI के सहयोग से इसको सिलेक्ट किया गया था। चलिए 132। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा सितंबर 2023 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, ये बताना है। 132 का B 40वां ग्लोबल इंडेक्स में भारत का स्थान है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसको, कौन WPI इसकी जारी करती है, और भारत 40वें स्थान पर। भारत ने 132 देशों की सूची में यह स्थान प्राप्त किया। इस सूची में जो प्रथम स्थान पे आपका स्विट्जरलैंड है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे स्विट्जरलैंड। ओके, भारत 40वां। पर्यटन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 में भारत के कोंगथोंग गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह गांव भारत के किस राज्य में स्थित है। कोंगथोंग बता सकते हैं। 33 का कौन सा आपका C हो जाएगा, मेघालय का एक गाँव है। ठीक है, जिसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। ये हाँ, यह गांव नागालैंड राज्य में स्थित है। सॉरी, मेघालय ये नहीं है, ये नागालैंड का है, नागालैंड का है। कोंगथोंग भारत का। कोंगथोंग गांव को भारत का प्रथम वेसिंग गांव भी कहा जाता है। तो नागालैंड में वेसिंग गांव भी इसको कहते हैं, गलत नहीं करना है। सितंबर 2023 में किस तिथि को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। तो 16 सितंबर, सबको पता है ना, बस इसकी थीम जरूरी है। डेट तो सबको पता, थीम देख लो 2017 का ये। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर पर ये 1994 से हर साल मनाया जाता। ठीक है,
करंट में बता देंगे, थीम उसमें डली है। 135 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। सितंबर 2023 में भारत के किस राज्य ने अपने यहाँ स्थित उमियाम झील को साफ करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोटिक तकनीक को अपनाया गया? तो किसने अपनाया है सक्षम ये टेक्निक को? ए होगा मेघालय। मेघालय में आपकी जो उमियाम झील है उसी को साफ करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोटिक तकनीक को अपनाया। मोस्टली इसमें जो कीड़ियाँ नौकायन ये सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से उसको इतना महत्व दिया गया। चलिए 136 क्वेश्चन नंबर पे आ गया। सितंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शन करने का उद्घाटन किया गया था? तो ये भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शन 2023 का कहाँ हुआ था? 136 का बी है आपका, हिंडन एयरबेस पे किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में। ये भारतीय वायुसेना एवं ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया DFI के मध्य एक सहयोग प्रयास थे। 137 क्वेश्चन नंबर। सितंबर 2023 में वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य बना। यह किस राज्य में स्थित है? तो वीरांगना की बात कर रहे हैं। 137 का आपका ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। आप उत्तर प्रदेश मत लगा देना, ये ध्यान देना। ठीक है, ये भारत का 54वां अभ्यारण्य बन गया मध्य प्रदेश में। इसका मध्य प्रदेश के जैसे जो सागर है, दमोह, ये नरसिंहपुर जिले में ये आ जाता है। चलिए थोड़े से क्वेश्चन और है, इसी साइड में दिए गए। 138 क्वेश्चन नंबर। सितंबर 2023 में भारतीय सेना एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की सह मेजबानी 13वें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये आपका इसका डी हो जाएगा, नई दिल्ली में हुआ। जब मोस्टली देश विदेश के लोग आ रहे हैं तो नई दिल्ली ही आपका ऑप्शन जाता है। तो ये 13वां कॉन्फ्रेंस था इसका। इसकी जो मुख्य विषय रखा गया कि शांति के लिए एक साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए। 139 सितंबर 2023 में विश्व मसाला कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो मसाला कॉन्फ्रेंस 139 का आपका ए में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य तो था कि भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु अवसर प्रदान करना। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा किस भारतीय अभिनेता को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया? तो किसको चुना गया नया अध्यक्ष? आपका ये किरण कुमार को चुना गया। ठीक है, किरण कुमार को इसके लिए चुना, FTII के लिए चुना गया। और ये इस पद पर उन्होंने शेखर कपूर का स्थान लिया। इसके पहले कौन थे? शेखर कपूर थे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। ये टेस्ट नंबर आपका 5वां था और हम लोगों ने ये पूरा कंप्लीट किया। तो आप लोग रैंकर मेकर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों यारों को शेयर करें जिसको भी UPPCS ARO एग्जाम देना।